Welcome to all my dear students to this new video which is based on working with functions in Python part 3, and this is in continuity with video 1 and 2, and this covers the module 3. The prerequisite of this video is, if you are directly watching this video, I request you first to go through the video lectures 1 and 2 given at the following links. Link to video lecture 1 is this, and link to video lecture 2 is this. Now let's start with this new video. Topics to be studied in this module. In this module we will discuss about the types of formal arguments. In the previous video we have discussed what are different types of arguments. There are two types of arguments, actual arguments and formal arguments. In this video we will discuss what are different types of formal arguments. They are basically of three types: positional arguments, default arguments and keyword arguments. So before discussing types of formal arguments, let's quickly recap the previous topic, in which I have told about you different types of formal arguments. Let's open new IDLE and new window. In this, open new file. चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज अगर हम आपसे कहें कि एक फंक्शन बनाइए जिसमें दो नंबर्स का सम फाइंड हो रहा है, तो जैसे ही आपको पता ही है कि फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं डेफ, फिर फंक्शन को कोई मीनिंगफुल नेम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ दे दिया सम, और फिर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए या वैल्यू पास करी जिनके ऑपरेशन करना है. तो यहाँ पे मतलब हो गया कि सम एक फंक्शन है, चूंकि यूजर ने डिफाइन किया है तो ये यूजर डिफाइन फंक्शन है जिसमें दो वैल्यूज पास हो रही हैं, ए और बी. तो यहाँ पे ए और बी को आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे. ए एंड बी आर आर्ग्यूमेंट्स. उसके बाद हमने सी में दोनों नंबर्स का सम किया और फिर प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू सी. फंक्शन ब्लॉक से बाहर आए, मेन ब्लॉक के अंदर मैंने इनपुट लिया a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर a. फिर हमने इनपुट लिया दूसरे नंबर b का, एंटर b, और फिर हमने फंक्शन कॉल किया. यहां पे हम x और y ले लेते हैं, एंटर x, और b के ले लेते हैं y. फंक्शन कॉल किया और कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में वैल्यू पास कर दिए. तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया कॉलिंग. कॉलिंग के वक्त भी जो हम लोग ने यहाँ पे किया, x एंड y आर आर्ग्यूमेंट्स. अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने दो जगह आर्ग्यूमेंट्स पास किया. एक कॉलिंग के वक्त पास कर रहे हैं और एक फंक्शन डिफाइन करते वक्त पास कर रहे हैं. अब इन आर्ग्यूमेंट्स के नाम होते हैं. जब आप कॉलिंग के वक्त आर्ग्यूमेंट पास करते हो उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे x और y कहलाएंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और जब आप डिफाइन करते हुए आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उनको बोलते हैं, जब आप कॉलिंग के वक्त पास करते हो उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जब आप डिफाइनिंग के वक्त पास करते हो उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट्स दो टाइप्स की होती हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. वो आर्ग्यूमेंट्स जो हम फंक्शन कॉल करते हुए पास करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x और y आपकी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है. इसी तरीके से जब हम फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो हमने पास किया यहाँ पे a और b, तो यहाँ a और b कहलाएंगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स.
इन आर्ग्यूमेंट्स के नाम सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए बी रखा और यहाँ रखा एक्स वाई। जब फंक्शन कॉल होता है तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज कॉपी हो जाती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और ये कॉपी होती है लेफ्ट से राइट में। यहाँ पे x की वैल्यू स्टोर होगी a में और y की वैल्यू स्टोर होगी b में, और a और b का सम हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर x की वैल्यू मैंने दी 78 और y की वैल्यू दी 34। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा x में आ जाएगा 78, y में आ जाएगा 34। ये फंक्शन कॉल होगा सम x और y। तो x में 78 है वो a में पास हो जाएगा और y की वैल्यू 34 पास हो जाएगी b में, और दोनों का सम स्टोर हो जाएगा c में। तो आप देख रहे हैं सम इक्वल टू 112 आउटपुट आ गया। अब ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं ये भी तीन तरीके की हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। So let's discuss our first type of formal arguments, positional or required arguments। क्या होती हैं? इस प्रोग्राम में अगर मैं आपसे कहूं कि आप कॉलिंग के वक्त सिर्फ x पास कीजिए तो आउटपुट क्या आएगा, तो आप देखोगे इस प्रोग्राम में एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? रीजन आपने फंक्शन डिफाइन करते हुए बताया है कि ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, यानी एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और कॉलिंग के वक्त आपने सिर्फ एक ही वैल्यू पास करी है। जब आप इसको रन करोगे तो देखिए इसमें एक वैल्यू एरर आएगा। एंटर x दिया 56, y दिया 76। अब आप देखिए यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है सम फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी। देखिए हम लोग यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यानी जो सम फंक्शन है वो मिस कर रहा है एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस बी को वैल्यू नहीं मिल रही है, ये क्योंकि x की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो रही है? a में। तो यानी दूसरी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रही है तो b को वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? वो आर्ग्यूमेंट जिनको देना कंपलसरी होता है। इसका मतलब इस फंक्शन को आप जब भी कॉल करोगे तो दो वैल्यूज आप यहाँ पे कॉलिंग के वक्त पास करोगे, ये होती है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो पोजिशनल का पहला पॉइंट होता है these arguments must be provided compulsorily, यानी इन्हें प्रोवाइड करना कंपलसरी है। The values of the actual arguments should be matched with the formal arguments position wise, यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में जितनी वैल्यू पास कर रहे हो वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जितनी वैल्यू उनसे मैच होनी चाहिए पोजीशन वाइज। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब आपने y नहीं दिया तो x तो मैच हो गया a पोजीशन से, लेकिन इस b के लिए वैल्यू यहाँ पे सप्लाई हुई नहीं कॉलिंग में, तो एरर आ रहा था। तो इनको बोलते हैं हम लोग रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। जैसे इस एग्जांपल में फिर से देख लेते हैं, एक फंक्शन बनाया सम a और b, तो यहाँ पे हम a और b को बोलेंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। दोनों का सम प्रिंट कर दिया। आप डायरेक्ट प्रिंट में a प्लस b लिख सकते हो। मेन ब्लॉक में मैंने x10 लिया, y20 मैंने इनिशियलाइज कर लिया है। अब x और y पास कर रहे हैं तो x और y एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई एरर नहीं। x की वैल्यू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट a में कॉपी हो जाएगी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट y की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट b में कॉपी हो जाएगी और दोनों का सम आ जाएगा। लेकिन जब सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल किया तो इसमें सिर्फ x पास किया और x की वैल्यू a में
कॉपी हो जाएगी, लेकिन बी के जो एक पोजीशनल आर्ग्यूमेंट थी उसके लिए वैल्यू ही नहीं मिल रही है, तो ये स्टेटमेंट, ये लाइन एरर देगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की एक टाइप होती है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट वर्ड आप जानते ही हैं कि डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज स्पेसिफाई ना करो कंप्यूटर को, तो वो अपने आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू एज्यूम कर ले। इसका मतलब इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि हम यहाँ पे b को वैल्यू सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये b की वैल्यू कुछ एज्यूम कर ले, कर सकते हैं। हम यहीं पे b के आगे इक्वल टू लगा के 5 लिख देते हैं। यहां पे b इक्वल टू 5 एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। Here b is a default argument। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉलिंग के वक्त अगर आपने उस आर्ग्यूमेंट को पास नहीं किया तो वो यहां पे जो दी हुई वैल्यू है डिफॉल्ट वो ले लेगा। अब इस प्रोग्राम में एरर हट गया। जब हमने b इक्वल टू 5 नहीं लिखा था तो एरर आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ कॉल करते वक्त सिर्फ x पास कर रहे थे। अब हम कॉल करते वक्त सिर्फ x पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ b को एक वैल्यू दे दी हमने 5। तो अब हम जब कॉल करते वक्त सिर्फ x पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट b को वैल्यू मिल जाएगी 5। तो सम क्या आएगा c में, a में तो वैल्यू आ गई x की और b में 5 आ जाएगा। अब इसको रन कराते हैं। अब देखिएगा यहां पे मैंने x को वैल्यू दी है 50 और y को वैल्यू दी है 60, लेकिन y की वैल्यू b में पास नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम कॉलिंग के वक्त सिर्फ x पास कर रहे हैं। जब हमने एंटर प्रेस किया तो आउटपुट आ रहा है 55। कैसे आ रहा है? क्योंकि x की वैल्यू 50 कॉपी हो गई a में और हमने दूसरी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की थी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कॉलिंग के वक्त, तो b को डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई 5। तो 50 प्लस 5 का सम आ गया 55। फिर से इसको रन करा रहे हैं, बताइए आउटपुट क्या आएगा। x की वैल्यू दी हमने 80 और y की वैल्यू दी 90। क्या आउटपुट आना चाहिए? ये 80 वैल्यू आ रही है x में, तो a में कॉपी हो जाएगी 80 और y की वैल्यू हमने 90 दी है, लेकिन ये पास नहीं हो रही है, तो b को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 5। तो 80 प्लस 5 सम आ जाएगा 85। तो इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। These are the arguments through which we can provide default values to the function। जैसे कि by default 5 असाइन हो रहा था। If we don't pass any value to the function at the time of calling, यानी इस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का बेनिफिट क्या है कि अगर हम फंक्शन को कॉल करते हुए कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे इस प्रोग्राम में मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त y पास नहीं किया था तो डिफॉल्ट वैल्यू b में 5 आ गई थी, तो a प्लस b का सम प्रिंट हो गया था। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सम और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करी। अगर हम इस पॉइंट पे आपसे पूछें कि इसमें पोजीशनल आर्ग्यूमेंट क्या है और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, तो a को हम बोलेंगे पोजीशनल आर्ग्यूमेंट और b को बोलेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यानी इस प्रोग्राम में here a is positional argument and b is a default argument। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल करते हुए हमने a को वैल्यू दी 10 और सब में सिर्फ a पास किया। कोई एरर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी b। तो a में आ जाएगा 10, तो 10 प्लस 5 15 आएगा। तो आउटपुट आ रहा है सम इक्वल टू 15। नेक्स्ट आता है, आपके दिमाग में भी एक चीज आ रही होगी कि अगर हम यहां पे दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर दें, यानी हम x भी पास कर दें y भी और ऊपर भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दें,
तो क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये x और y कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। x and y are actual arguments। x की वैल्यू कॉपी हो जाएगी a में, अब y की भी वैल्यू पास हो रही है और b को भी डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है। इस केस में जब आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हो और डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ओवरराइड कर देता है डिफॉल्ट वैल्यू को। फिर से सुनिए ध्यान से, जब आप कॉलिंग के वक्त एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हो और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ओवरराइड कर देगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को। अब आउटपुट बताइएगा क्या आता है। इस प्रोग्राम को रन कराया, x की वैल्यू दी हमने 50, y की वैल्यू दी 60। बताइए क्या आउटपुट आएगा। x की वैल्यू किस में कॉपी होगी, a में आ गया 50, अब y में 60 है और ऊपर b में 5 है, तो y ओवरराइड कर देगा b की वैल्यू को, तो b में आ जाएगा 60 और 50 प्लस 60 का सम क्या होगा, 110। अब बताइएगा अगर हम सेकेंड टाइम कॉल कर रहे हैं और सिर्फ x पास कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा। अब हमने x दिया 50 और y दिया 60। अगर आप देखिए तो यहां फंक्शन दो बार कॉल हो रहा है। ये हो रहा है फर्स्ट कॉलिंग, ये हो रहा है सेकेंड कॉलिंग। जब फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ और मैंने इनपुट दे रखा है 50 और 60, तो आउटपुट आएगा 50 प्लस 60 110 10 110 यानी 110। सेकेंड में मैंने सिर्फ x पास किया है, तो x की वैल्यू a में कॉपी होगी, b को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू थी 50 तो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस 5 55। तो पहला आंसर आउटपुट आएगा सम इक्वल टू 110 और सेकेंड आउटपुट आएगा सम इक्वल टू 55। अब हम थर्ड कॉलिंग कर रहे हैं, सम में सिर्फ बायपास कर दिया, कोई एरर। अब आपको ये डिसाइड करना है y की वैल्यू किस में जाएगी, a में या b में। बहुत से लोग सोचे होंगे y की वैल्यू b में जाएगी, नहीं। जब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं फॉर्मल में तो लेफ्ट टू राइट पास होते हैं, तो y की वैल्यू जाएगी लेफ्ट वाली आर्ग्यूमेंट में। लेफ्ट वाली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या थी, a, तो y की वैल्यू आ जाएगी a में। तो थर्ड कॉलिंग में आउटपुट क्या आएगा, अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करें, अब आउटपुट बताइएगा। x की वैल्यू दे दी है 50, y की वैल्यू दी है 60। फर्स्ट कॉलिंग में आउटपुट क्या आएगा, x प्लस y 50 और 60 का सम 110। सेकेंड कॉलिंग में सम में x पास हो रहा है, x की वैल्यू कॉपी हो रही है a में, b को डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू क्या थी 50 तो 55 आएगा। थर्ड कॉलिंग में y की वैल्यू a को मिलेगी, y की वैल्यू थी 60 प्लस 5 और b को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 60 प्लस 5 65। तो ये तीन आउटपुट आएंगे, सम इक्वल टू 110, सम इक्वल टू 55, सम इक्वल टू 65। ये चीज क्लियर है। तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं। These are the arguments through which we can provide default values to a function. If we don't pass any value to the function at the time of calling, then it will take default value. फिर आपको एक पॉइंट बताया है, पॉइंट्स टू बी नोटेड में, कि if we pass both actual and default arguments, then actual arguments will override the default arguments. इसका मतलब आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते वक्त एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करी 5। कैसे पता चलता है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर हम किसी भी आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में इक्वल टू लगा के कोई वैल्यू असाइन कर दें, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन जाती है। अब हमने कॉलिंग में a और b 10 20 लिया, मैंने सेम नाम के वेरिएबल ले लिए। अब मैंने यहाँ पे पास किया a और b,
तो ये a की वैल्यू ऊपर वाले a में कॉपी हुई और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट b की वैल्यू फॉर्मल b में कॉपी हो जाएगी, यानी ओवरराइट हो जाएगा। तो आपको यही पॉइंट बता रहे हैं कि अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर देगा। इस समय एक्चुअल आर्ग्यूमेंट b की वैल्यू क्या है 20, तो 20 ओवरराइड हो जाएगी b में, तो a में 10 है और b में 20, तो आउटपुट आएगा 30। लेकिन सेकंड कॉलिंग में सिर्फ a पास किया है, तो a में 10 था और b को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 5, तो 10 प्लस 5 15, तो आउटपुट आ रहा है सम इक्वल टू 30, सम इक्वल टू 15। The default values are always assigned from right to left। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर फंडिंग के क्वेश्चंस में काम आएगा। डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन करने का एक रूल होता है, ये राइट मोस्ट आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होती है और लेफ्ट मोस्ट आर्ग्यूमेंट में जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेटमेंट ओके है, रीजन मैंने सबसे राइट में जो आर्ग्यूमेंट थी उसको वैल्यू असाइन करी डिफॉल्ट, और फिर लेफ्ट में असाइन करें ना करें चलेगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत डेफिनेशन है, ये हेडर आपने गलत है, रीजन आपने राइट वाले आर्गुमेंट को वैल्यू दी नहीं और लेफ्ट वाले आर्गुमेंट को दे दी, जबकि राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। थर्ड में फंक्शन हेडर करेक्ट है क्योंकि आपने राइट को वैल्यू दी और लेफ्ट को वैल्यू दी। नेक्स्ट वाला भी करेक्ट है क्योंकि आपने राइट में सी को वैल्यू दी, फिर उसके लेफ्ट में बी को वैल्यू दी और फिर उसके लेफ्ट में ए को वैल्यू नहीं देंगे चलेगा। लेकिन ये वाला जो है ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि आपने राइट में तो वैल्यू दी लेकिन बी को स्किप कर दिया और फिर ए को कह रहे हैं स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट चलेगा तो बीच में स्किप नहीं हो सकता है, ये ओके है। आपने सी को वैल्यू दी, बी को नहीं दी, ए को नहीं दी। लास्ट वाला भी ओके, आपने सी को भी दी, बी को भी दी वैल्यू और ए को भी दी। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज आर ऑलवेज असाइन्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पढ़ते हैं, ये होती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यानी हम लोग दो टाइप से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पढ़ चुके, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिन्हें देना कंपलसरी होता है, दूसरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जिन्हें देना कंपलसरी नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल करते हैं कि सपोज आपने यहां पे सम ले रखा है, ऊपर पास कर रहा है ए और बी, और हमने यहां भी सेम नाम रख लिए, ए को 10 दे दिया, बी को वैल्यू दे दी 20। अब हमने सम कॉल किया, ए कॉमा बी पास किया, क्या आउटपुट आएगा? अब यहां पे ये है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कॉलिंग वक्त जो पास हुए हैं, और ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो डिफाइन के वक्त पास कर रहे हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू कॉपी हो जाती है फॉर्मल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एक्चुअल ए की वैल्यू आ जाएगी फॉर्मल ए में और एक्चुअल बी की वैल्यू हो जाएगी फॉर्मल बी में, तो 10 प्लस 20 का सम आ जाएगा 30। इसे रन कराइए, आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है 30। अब अगर हम सेकंड कॉल करें और यहां पे लिखते हैं b कॉमा ए, अब क्या होगा? अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, b पहले कर दिया a बाद में, तो अब b की वैल्यू a में कॉपी होगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट a में, और a की वैल्यू कॉपी होगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट b में। तो b का वैल्यू थी 20 तो यहाँ 20 कॉपी होगा, और b की वैल्यू थी 10 तो 10 कॉपी होगा, दोनों का सम फिर 30 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे a इंटू बी, ठीक है, a प्लस बी करते हैं, इसको रन करते हैं, आउटपुट सेम आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो b में a की वैल्यू कॉपी हो गई है और a में b की वैल्यू कॉपी हो गई है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, a में क्या कॉपी हो रहा है, कॉमा b की वैल्यू क्या कॉपी होके आ रही है।
फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। जब हमने ए बी पास किया तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ए की वैल्यू कॉपी हुई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए में, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बी की वैल्यू कॉपी हुई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बी में, यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ए इज कॉपीड टू फॉर्मल argument B and actual argument B is copied to formal argument B. तो A is copied to formal argument A and actual argument B is copied to formal argument B. यानी आउटपुट आएगा 10 20। तो आप देख रहे हैं A 10 आ रहा है, B 20। अब अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें B कॉमा A कर दें सीक्वेंस, तो अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट B is copied to formal argument A and actual argument A is copied to formal argument B. तो B की वैल्यू A में कॉपी होगी और A की वैल्यू B में। अब आउटपुट आएगा 20 10। तो आप देख रहे हो ऊपर A 20 आ रहा है और B 10 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम ऑर्डर चेंज भी करें, यानी हम B पहले लिख दें। जब B पहले लिख देते तो ऊपर A में 10 आ या 20 आ जा रहा है। हम चाहते हैं हम B पहले लिखें तो ऊपर वाले B में A की वैल्यू ना है, B की वैल्यू है। क्या चाहते हैं कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट B में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट B की वैल्यू है, ऑर्डर चेंज करने पर भी। आप अगर ऐसे ऑर्डर चेंज करोगे तो ऊपर भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ B की वैल्यू आएगी A में और A की वैल्यू आएगी B में। इसी तरीके से आपको B की वैल्यू लानी है A में और A की वैल्यू आ रही है B में। हम चाहते हैं B की वैल्यू B में ही आए, तो आप यहाँ पे नाम दे के वैल्यू असाइन कर दो। जैसे हमने लिख दिया B इक्वल टू 50, A इक्वल टू 10, यहां से हटा देते हैं। अब और आप देख लो कि ऊपर आपने पास किया था A पहले B बाद में, अब नीचे कॉल करते हुए आपने B पहले पास कर दिया A बाद में। तो अब यहाँ पे ये आपने नाम दे के पास किया, इसी को बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। यानी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आप नाम दे के पास करते हो वैल्यूज, तो वैल्यूज उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में आती है। अब जैसे मैंने लिख दिया B इक्वल टू 50, तो ऊपर वाले B को 50 मिल जाएगा और नीचे लिखा A इक्वल टू 10, तो ऊपर वाले A को 10 मिल जाएगा ऑर्डर चेंज करने पे भी। अब आउटपुट आएगा 10 और 50। देखिए A में आ रहा है 10 और B में आ रहा है 50। इसी तरीके से हम यहाँ पे A को 10 करते हैं। सपोज ऊपर 3 वेरिएबल ले लेते हैं A B C और यहाँ पे एक C भी प्रिंट कर देते हैं। आउटपुट बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे हमने लिखा C इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, A इक्वल टू 30। क्या आउटपुट आएगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कॉलिंग के वक्त आर्ग्यूमेंट के नाम देके वैल्यू पास की है, इन्हीं को बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब C कहीं भी होगा ऊपर, उसको वैल्यू मिल जाएगी 10, किसी भी ऑर्डर में होगा। B किसी भी ऑर्डर में होगा ऊपर, उसे वैल्यू मिल जाएगी 20 और A को मिल जाएगी 30। तो आउटपुट आएगा 30 20 10। आउटपुट आ रहा है A इक्वल टू 30, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू 10। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं। इफ वी वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ पासिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, देन वी हैव टू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यानी अगर हम चाहते हैं कि जिस ऑर्डर में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ पासिंग चेंज कर दें, तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट पास कीजिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है,
that we need not to remember the position of the arguments. अब हमें पोजीशन चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सी थर्ड पे है तो हम थर्ड पे सी की वैल्यू दें, बी सेकंड पे तो सेकंड पे बी की वैल्यू दें, ए फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे ए की वैल्यू दें. अब देखिए यहां मैंने सी को पहले वैल्यू दे दी, फिर बी को दे दी, फिर ए को दे दी, क्योंकि हम यहाँ नाम दे के दे रहे हैं. इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं. जैसे इस एग्जांपल में देख लिए, मैंने फंक्शन डिफाइन किया सम, ए बी पास किया. यहां पे ए बी में कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है नहीं, ये दोनों ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं. कॉलिंग वक्त हमने ए में 10 दे दिया, बी में 20. अब ए और बी ऊपर किसी भी ऑर्डर में हो, ए को ऊपर 10 जाएगा, बी को 20, तो सम आ जाएगा 30. फिर मैंने बी को पहले वैल्यू दे दी सेकंड टाइम कॉल करने पर, और ए को 7 दे दिया. अब ऊपर ए भी किसी ऑर्डर में भी हो, बी को 5 वैल्यू मिल जाएगी और ए को 7, तो आउटपुट आ रहा है सम इक्वल टू 30 और सम इक्वल टू 12. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट करके है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी गिवन आफ्टर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरर फाइंडिंग में काम आएगा. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी गिवन आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. यहां पे अगर आप देखिए तो 3 वेरिएबल पास किए ए बी सी. कॉल करते वक्त मैंने 50 पास किया. अब 50 पे हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा कि ये किसको जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जाएगी ए को. ये पोजीशन आर्गुमेंट है. फिर मैंने बी को लिखा कि ये 20 आएगी, तो बी 20 आ रहा है. फिर मैंने लिखा 10, तो नेचुरली हम लोग समझेंगे कि 10 चला जाएगा सी को, लेकिन ये लाइन एरर देगी. रीजन, आपने b इक्वल टू 20 लिखा है, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, और जब 10 लिखा है तो ये पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है. पोजीशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं हो सकती. तो एरर यही है कि 10 कैन नॉट बी गिवन आफ्टर b, यानी यहां 10 नहीं लिख सकते थे. हाँ, यहां अगर आप इसको बना देते कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तो ये प्रोग्राम सही हो जाता है, ये लाइन करेक्ट हो जाती. लेकिन जैसे ही आपने यहां से सी हटाया, ये 10 हो गई पोजीशन आर्ग्यूमेंट, और पोजीशन आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं दी जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, जब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं तो जो नाम है एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के, वो सेम होने चाहिए. फिर समझिए, जब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जैसे यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए हमने ए बी सी, ये नाम, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं कॉलिंग वक्त, और ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नाम सेम होने चाहिए. अगर मैं यहाँ पे x कर दूं, y कर दूं, z कर दूं, एरर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि x y z नाम से ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है सम फंक्शन में. तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सेम नेम के होने चाहिए. इसको रन कीजिए, एरर आएगा. Some got an unexpected keyword argument x, क्योंकि x पे एरर आ गया. जब x को ठीक करोगे तो y पे एरर देगा, y को ठीक करोगे तो z पे एरर देगा. जैसे इस एग्जांपल में सम में a b पास हो रहा है, a प्लस बी का सम आया, प्रिंट हो गया. कॉलिंग में हमने a b जगह x y दे दिया, एरर. अब आते हैं हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम लोग ने जो 3 टाइप्स की आर्ग्यूमेंट्स पढ़ी, कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ी? टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. इन तीनों के ही रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन समझिएगा. आइडेंटिफाई द वैलिड एंड इनवैलिड फंक्शन कॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द फंक्शन डेफिनेशन गिवन बिलो एंड ऑल्सो गिव रीजन फॉर द इनवैलिड आंसर. चलिए डिस्कस करते हैं. एक ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है. यहाँ पे कैसे पता चल रहा है ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है? क्योंकि डेफ कीवर्ड लगा है. जब डेफ कीवर्ड लग जाता है इसका मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है. ये फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, जिसमें 3 चीज पास हो रही है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट. ये लाइन कहलाती है फंक्शन हेडर, और जो फंक्शन हेडर के अंदर लिखा है वो कहलाती है फंक्शन बॉडी, और ये पूरा पार्ट हो गया फंक्शन डेफिनेशन. अगर मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन हेडर में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन कौन सी हैं,
तो आप कहोगे कि टाइम और रेट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की है। इसका मतलब अगर हम कॉल करते हुए वैल्यू पास सही करेंगे तो टाइम को बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 2 और रेट को बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 7। अब यहां पे 1 से लेके 6 तक फंक्शन कॉल किए गए हैं, ये कॉलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। आपको बताना है कि कौन सा कॉलिंग स्टेटमेंट सही है और कौन सा एरर देगा, और आपको तीनों आर्ग्यूमेंट्स के रूल ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलिए पहला डिस्कस करते हैं। सिंपल फंक्शन कॉल हुआ, पीआरएन को वैल्यू दी 3000, टाइम की वैल्यू दी 5। अगर आप ध्यान से देखें तो पीआरएन नाम देके वैल्यू दी है, ये कौन सा आर्गुमेंट होते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। जब हम नाम देके वैल्यू देते हैं तो ऊपर पीआरएन को वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3000। टाइम को डिफॉल्ट वैल्यू मिली है और हमने यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट दे रखा है, तो टाइम को वैल्यू मिल जाएगी 5 और बाय डिफॉल्ट रेट को वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7। तो ये यानी कि ये वैलिड है। सेकेंड टाइम कॉल कर रहे हैं तो ये हो गया वैलिड। सेकेंड कॉल किया सिंपल। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया आर्ग्यूमेंट्स का। ऊपर आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर था, प्रिंसिपल पहले था, टाइम बाद में, फिर रेट बाद में। यहां पे हमने रेट को पहले वैल्यू दे दी, फिर प्रिंसिपल को, फिर टाइम को। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिए, नाम दे के आर्ग्यूमेंट दिए, और जब हम नाम दे के आर्ग्यूमेंट देते हैं तो हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो रेट को वैल्यू मिल जाएगी 12.5, प्रिंसिपल को वैल्यू मिल जाएगी 5000 और टाइम को वैल्यू मिल जाएगी 3, यानी ये भी आपका वैलिड है। अब आता है कॉलिंग स्टेटमेंट नंबर 3। क्या ये सही है? रेट को तो वैल्यू दे दिया आपने 0.05, लेकिन उसके बाद आपने 5000 दिया। ये 5000 किसको जाएगा? यहां कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप सोचो कि 5000 बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल को चला जाएगा, 3 टाइम को नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये रूल पढ़ा था, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट बी गिवन आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो रेट इक्वल टू 0.05 एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद पोजीशनल आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकती है, तो ये आपका आ गया इनवैलिड। फिर आया कॉलिंग नंबर 4। 5000 किसमें जाएगी वैल्यू? पीआरएन में, सही है। 3 वैल्यू किसमें जाएगी? टाइम में, सही है। रेट वैल्यू किसमें जाएगी? रेट में। अब यहां पे हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पोजीशन के बाद दिया है, ओके, तो यानी ये वैलिड है। फिफ्थ में आते हैं, 5000 दिया, पीआरएन में आया, फिर मैंने पीआरएन को 3000 दे दिया, यानी पीआरएन को 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 5000 और 3000, इनवैलिड। इसका मतलब है सेम आर्ग्यूमेंट को एक से ज्यादा बार वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। जब आपने 5000 लिखा तो भी पीआरएन को वैल्यू जा रही है, और जब आपने पीआरएन इक्वल 3000 लिखा तो भी पीआरएन को वैल्यू जा रही है। एक आर्ग्यूमेंट को एक से ज्यादा बार वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इनवैलिड। और लास्ट है सिंपल 500 टाइम्स 6। बता सकते हैं करेक्ट है या रॉन्ग है? 500 की वैल्यू तो आ जाएगी पीआरएन में, टाइम की वैल्यू आ जाएगी टाइम में, 6 की वैल्यू आ जाएगी रेट में। सही है गलत है? रॉन्ग है। रीजन, फिर पोजीशनल आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद दिया है। जब आप कुछ भी नाम ना लिखो, अगर यहीं पे हमने लिख दिया होता टाइम इक्वल टू रेट इक्वल टू, तो ये बन जाती कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, प्रोग्राम करेक्ट हो जाता है। रेट इक्वल टू नहीं लिखा है तो 6.0 बन गई पोजीशनल आर्ग्यूमेंट, और ये हो गया इनवैलिड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके लिए अब खुद एक करने के लिए क्वेश्चन है, ये आंसर है। पहला वैलिड है, दूसरा वैलिड है, तीसरा इनवैलिड है। यू कैन नॉट गिव पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। फोर्थ और फिफ्थ वैलिड है। 6 इनवैलिड है, यू कैन नॉट गिव पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये डू इट योरसेल्फ है,
यहाँ पे एक फंक्शन का सिर्फ हेडर दिया गया है, फंक्शन की बॉडी नहीं दी है कि फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब नहीं है। फंक्शन का नाम है इन्फो, उसमें 3 वेरिएबल पास हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट, स्पेसिंग और कोलैप्स, जहां पे स्पेसिंग और कोलैप्स को डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है। अब आपको बताना है कि नीचे फंक्शन कॉल किए गए हैं 8 बार, इनमें से कौन सी फंक्शन कॉल करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, उसका रीजन बताना है। जैसे मैं आपको एक चीज समझा के कर देता हूं, स्टेटमेंट ए, यहाँ पे इन्फो कॉल हुआ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास हुई, ऑब्जेक्ट 1 की, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू किसको जाएगी, ऑब्जेक्ट को जाएगी, बाकी दो को वैल्यू मिल जाएगी डिफॉल्ट, इसका मतलब ये वैलिड है। कैसे वैलिड है, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और कॉलिंग वक्त हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू तो ऑब्जेक्ट 1 मिल गई और बाय डिफॉल्ट 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, स्पेसिंग को और कोलैप्स को, तो वैलिड है। इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन पासिंग लिस्ट एंड स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग हम लोग दोनों पढ़ चुके थे क्लास 11th में, क्या उनको भी हम फंक्शन को पास कर सकते हैं? तो बोर्ड एग्जाम में जो प्रोग्राम्स आते हैं लिस्ट और स्ट्रिंग के, वो फंक्शन के थ्रू आएंगे। तो फंक्शन में लिस्ट और स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ये आपको करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will post my next video very soon. Goodbye and take care.